आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर के मदनपल्ली से दरगाह अजमेर शरीफ जियारत के लिए जाने के दौरान पेश आए खतरनाक सड़क हादसे में 14 अफराद मौके पर ही जान बहक हो गए, जिनमें 8 खवातीन, 5 मर्द और 1 बच्चा शामिल है, जबकि दीगर 4 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा हफ्ते की सुबह की अवलीन सातों में आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के मदनपुर गांव में उस वक्त पेश आया जब वैन जिसमें ये अफराद अजमेर शरीफ जा रहे थे, लॉरी से टकरा गई। पुलिस ने कहा कि मदनपल्ली टाउन के वन टाउन इलाके से ताल्लुक रखने वाले 18 अफराद जियारत के लिए जा रहे थे कि इस वैन के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये वैन रोड डिवाइडर से टकराने के बाद सड़क की दूसरी तरफ एक तेज रफ्तार लॉरी से टकरा गई। यह हादसा इतना खतरनाक था कि 14 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए कर्नूल के JJ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां एक लड़के की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हादसा इतना शदीद था कि वैन को शदीद नुकसान पहुंचा और ये लोहे के ढांचे में तब्दील हो गई। हादसे के मकाम पर दिलखराश मनाजिर देखे गए, क्योंकि सड़क पर लाशें बिखरी हुई थी। कई लाशें वैन में फंस गई थी, जिनको क्रेन की मदद से काफी जद्दोजहद के बाद निकालने में कामयाबी हासिल की गई। हादसे के साथ ही मकामी अफराद ने राहत के काम शुरू कर दिए। इस हादसे की मकामी अफराद की जानिब से इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जबकि लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मरने वालों के पास मौजूद आधार कार्ड और फोन नंबरात की तफसीलात की बुनियाद पर उनकी शिनाख्त जिले चित्तूर के बालाजी नगर के रफ़ी जाफर दस्तगीर के खानदानों के तौर पर की गई। यह हादसा शब तकरीबन 4:30 बजे पेश आया। महलूकीन की शिनाख्त 65 साल नज़ीर, 50 साल दस्तगीर, 46 साल एजान, 16 साल समीरा, 15 साल अमीरून, 36 साल रफ़ी, 30 साल मुस्तफ़ा, 1 साल रियान, 32 साल जाफर वली, 25 साल रोशनी, 34 साल नाजिया, 63 साल के अमीर जान, 55 साल के नज़ीर जो ड्राइवर थे, 38 साल शफ़ी मैकेनिक के तौर पर की गई। इतला मिलते ही जिला कलेक्टर जी वीरा पांडियन और SP फकीरप्पा मकाम हादसा पर पहुंचे। SP ने मीडिया को बताया कि इब्तदाई जांच में पता चला कि वैन का ड्राइवर हालत नींद में था, जिसके नतीजे में उसने वैन के स्टीयरिंग से तवाजुन खो दिया और यह हादसा पेश आया। దురదృష్టకర సంఘటన మీద లోకల్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ తో ఇమీడియట్లీ బాడీని హాస్పిటల్ చేస్తాము. మదన్పల్లి పోలీస్ ఆఫీసర్స్ DGP గారికి సంబంధించిన పంపించడం జరిగింది. ప్రాథమిక సమాచారం వరకు డ్రైవర్ నిద్రమత్తులో ఉన్నట్టు అనిపించిన వెహికల్ ఏమైనా డిఫెక్ట్ ఉందా, దానికి ఒక టెక్నికల్ టీం ద్వారా ప్రాపర్ గా ఇన్వెస్టిగేషన్ జరిగిన తర్వాత మేము ప్రమాదాలకి గల కారణం వెంటనే బాడీ షిఫ్ట్ చేయడం. సార్, రెగ్యులర్ గా ఈ దారిలోనే ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి కదా సార్. కారణం ఏంటి? లాస్ట్ ఇయర్ కూడా 18 మెంబర్స్ చనిపోయారు. లాస్ట్ టైం జరిగింది మానవ తప్పిద వల్ల జరిగిందని మనము అంచనా పరిచాము ఇన్వెస్టిగేషన్. ఇప్పుడు జరిగిన ఇది ప్రాథమికంగా ఇంకా ఎగ్జాక్ట్ రీజన్ యాక్సిడెంట్ కి గల కారణం ఏంటి ప్రాథమికంగా చెప్పాల్సింది ఏమంటే రోడ్ డివైడర్ కొట్టి అవతల అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది రోడ్ 40-50 फीट వరకు వెహికల్ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने करनूल के सड़क हादसे में 14 अफराद की जान जाने पर गहरे दुख का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि आंध्र प्रदेश के ज़िले करनूल में सड़क हादसे पर मुझे सदमा हुआ है। इस सदमे की घड़ी में मेरी हमदर्दियाँ उन लोगों के साथ है जो अपने अजीज़ों से महरूम हो गए। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू ने आंध्र प्रदेश में पेश आए सड़क हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि यह हादसा दिल दहला देने वाला है। उन्होंने गमजदा अरकान खानदान से
हमदर्दी का इजहार किया और इस हादसे में बच जाने वालों की आजिलाना सेहत याबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रामनाथ कोविंद ने अंग्रेजी के साथ साथ तेलुगु जबान में भी ये ट्वीट्स किए। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने इस हादसे पर दुख का इजहार किया। इस हादसे में जांबाग अफराद के खानदानों के लिए वजीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी ने एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। उन्होंने इस हादसे में जांबाग अफराद के खानदानों के लिए फीकस 2 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 1 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने जख्मियों के बेहतर इलाज की भी हिदायत दी। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस हादसे पर इंचार्ज वजीर कर्नूल पेद्दी रेड्डी ने भी गहरे दुख का इजहार किया और जांच की हिदायत दी। इसी दौरान रियासती वजीर सेहत ए नानी ने कर्नूल जिला कलेक्टर और डीएमएचओ को फोन करते हुए इस हादसे की तफसीलात मालूम की। अब बात एक और हादसे की। जिले कामारेड्डी में पेश आए सड़क हादसे में 13 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 4 शदीद जख्मी शामिल हैं। यह हादसा इतवार की सुबह की अवलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब तेलंगाना आरटीसी बस के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह बस उलट गई। बस में 36 मुसाफिरीन थे जो नांदेड़ महाराष्ट्र से हैदराबाद की सिमत जा रही थी। पुलिस ने यह बात बताई। जख्मियों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 4 जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद भेज दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हैदराबाद गाड़ी जा रही थी, महाराष्ट्र की MSRTC की शिवशाही गाड़ी, AC गाड़ी नांदेड़ से 12 बजे निकली और कामारेड्डी के करीब आने के बाद सवेरे 4 बजे गाड़ी का ड्राइवर को कंट्रोल नहीं हुई, गाड़ी ने सडनली स्टीयरिंग घुमा दिया और उसमें 2-3 पलटी खा के गाड़ी खड्डे में जाके गिर गई। उसमें पैसेंजरों को बहुत मार लगा, मेरे को भी मार लगा। డ్యూటీలో ఉన్నాను ఓకే మొత్తం బస్సు బోల్తా టీటీఆర్ చౌరస్తా దగ్గర అయింది మొత్తం టోటల్ గా 36-38 మంది పడ్డారని మాకు आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में 2 दिन पहले सयाहों को ले जाने वाली प्राइवेट ट्रैवल की बस के अराकू घाट के करीब खाई में गिरने के हादसे में मरने वाले 4 अफराद की लाशें इतवार को हैदराबाद लाई गईं। उनकी शिनाख्त सत्यनारायणा, श्रीनेता, लता और सरिता के तौर पर की गई। विशाखापट्टनम से उनकी लाशें पोस्टमार्टम के बाद बजरिए एम्बुलेंस हैदराबाद के शेखपेट में वाक़ उनके मकानात को लाई गई। लाशों का आखिरी दीदार करने के लिए मकामी अफराद का हुजूम उमड़ पड़ा। साथ ही इस हादसे में जख्मी अफराद को इलाज के लिए 16 अफराद को हैदराबाद लाया गया। ప్రతిదీ డబ్బులు లేని పని అయితే లేదంటారు. ఎందుకు వాళ్ళు పెట్టి మరి నాకు ఏం స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ అంటారు? ఏం ట్రీట్మెంట్ ఇది? మాకు ఒక అంబులెన్స్ ఒక పేషెంట్ కి హైదరాబాద్ పంపించే ఒక ఏర్పాటు చేస్తే మేము ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటాం. ఇంకా ఉండి ఇంకిద్దరు పరిస్థితి బాలే అంటున్నారు. ఇంకొక మళ్ళీ అయిపోయిందని ఇంకా 1 అవర్ అంతకుమించి మళ్ళీ 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 తెచ్చుకోవడానికి కావట్లేదు. అక్కడ 8 మంది పేషెంట్స్ ఉన్నారు. ఆ 8 మందిని మాకు ఇక్కడ గచ్చిబౌలి కేర్ హాస్పిటల్ కి తీసుకురండి, మేము డబ్బులు పెట్టుకుంటాము. డబ్బులు ఎవరిని అడగట్లేదు. ప్లీజ్ మీ మీడియా ద్వారా సీఎం గారికి అందరికీ రిక్వెస్ట్. పనిచేసింది ఆంధ్ర గవర్నమెంట్ చాలా మంచి పనిచేసింది, అర్థమవుతుంది. సానుభూతి మీ సానుభూతి మాకు వద్దు, ట్రీట్మెంట్ ఇప్పియండి. ఆ రోజు దేవాల నుంచి అడుగుతున్నాం, మరి అడ్మిట్ అయ్యారు, మేము ఇక్కడ ఉన్నాం, వాళ్ళు అక్కడ లోయ నుంచి మాకు ఒకటే ట్రీట్మెంట్. మాకు ఇక్కడ వచ్చిన ఎమ్మెల్యే సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్కి అయినా తరలిస్తా అన్నారు. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఎత్తేసారు, దిక్కు లేదు. వాళ్ళ జూనియర్ డాక్టర్స్ వాళ్ళంతా హౌస్ సర్జన్స్, ఒక్క సీనియర్ డాక్టర్ లేరు వాళ్ళతో పాటు. ఎవరిని అడిగినా కూడా ఏమంటే బెస్ట్, ఏ బెస్ట్ నువ్వు జూనియర్, నువ్వు ఎన్ని కేసులు హ్యాండిల్ చేసి అడిగినా పుట్టి జూనియర్ డాక్టర్స్ 2 ఉన్నారు అంతే, వాళ్ళతో పాటు నర్సు. అంతకు మించి వాళ్ళు ఏమి ఇస్తారు అంటే సెలైన్, పెయిన్ కిల్లర్ ఇంజెక్షన్, అంతకు మించి వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ లేదు, ఏం లేదు. వేరే వాళ్ళకైతే అసలు అక్కడ ఏం పట్టించుకోలేదు, ఏం ట్రీట్మెంట్ లేదు. మా పాప వాళ్ళు పోయిండ్రు కాబట్టి కొంచెం రికమెండ్ తోటి ఏదో చేశారు అంతే. ఇంకా 7 పేషెంట్స్ రాలేదు. వాళ్ళని ఇక్కడికి మేము రికమెండ్ ఇస్తే ఇక్కడ తెచ్చుకొని ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే మంచిగా ఉంటుందని. అసలు ఏం లేదంట, అక్కడ ఏం ట్రీట్మెంట్ లేదు. అసలు వాళ్ళకు కనీసం అట్లీస్ట్ నైట్ కూడా ఇచ్చే పొజిషన్లో లేరు ఆ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్. అది వీళ్ళు పోయినాక కొనుక్కున్నాక సాయంత్రం వేశారంట. ఆ వీడియో చూపిస్తే ఘోరంగా ఉంది. డ్రైవర్దే ప్రాబ్లము వద్దన్నా కానీ. तेलंगाना में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहान में इख्तियारी सवालात में 50% का इजाफा किया गया है, जिसके तहत इम्तिहानी पेपर में पूछे जाने वाले सवालात में आधे सवालात छोड़कर बाकी आधे सवालात के जवाबात देने की गुंजाइश फराहम की गई है। इसी तरह हिंदी मजमून में उन इख्तियारी सवालात में मजीद इजाफा किया गया है
जिसमें पूछे जाने वाले 3 सवालात में किसी एक का जवाब दिया जा सकता है। इम्तिहान में एक सवाल के लिए मख्तस निशानात को भी इस मरतबा दुगना कर दिया गया। पार्ट बी समझे जाने वाले मल्टीपल चॉइस यानी कई इख्तियारी सवालात में इस तरह का कोई इख्तियारी सवालात की गुंजाइश फराहम नहीं की गई है। स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग ने अपनी वेबसाइट में 10वीं जमात के मॉडल पेपर को पेश कर दिया। कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र महकमा तालीम ने 10वीं जमात के निसाब में 30% कमी करते हुए सिर्फ 70% निसाब पर इम्तिहान मुनक्किद करने का फैसला किया। 10वीं जमात के मॉडल पेपर इस वेबसाइट पर www.scert.telangana.gov.in पर देखे जा सकते हैं। महकमा तालीम ने पर्चे सवालात में इस मरतबा काफ़ी तब्दीली की है, जिससे तुलबा को इम्तिहान लिखने में काफ़ी आसानी होगी। हर पर्चा पार्ट ए और पार्ट बी में होगा। साइंस मजमून को छोड़कर बाकी 5 में 60 मार्क्स ए सब्जेक्ट के पार्ट होंगे, जबकि पार्ट बी में 20 मार्क्स होंगे और इसमें 3 पार्ट में इसे मख्तस किया गया है। इसमें जो सेक्शन है, हर एक सेक्शन में पूछे गए सवालात के आधे सवालात का जवाब दिया जा सकता है, यानी 4 सवालात पर सिर्फ 2 सवालात के जवाब देना होगा। इस तरह 6 सवालात के 3 जवाब देने होंगे। 1 निशान के सवाल को 2 निशानात दिए जाएंगे। तेलंगाना तहरीक के दौरान इंतखाबात को हथियार समझने वाली तेलंगाना राष्ट्र समिति अपनी इंतखाबात से शायद खौफ खा रही है। तेलंगाना में 2 ग्रेजुएट काउंसिल हलके के इंतखाबात होने वाले हैं, लेकिन टीआरएस पार्टी सिर्फ नलगुंडा, खम्मम और वरंगल हलके से मुकाबला करने वाले पीर राजेश्वर रेड्डी पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज किए हुए है। पार्टी में यह बात गश्त करने लगी है कि हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर के हलके से मुकाबला न करने का केसीआर ने फैसला किया। इस हलके पर प्रोफेसर नागेश्वर राव की तायद करने का फैसला किया गया। 14 मार्च को रायदही होने वाली है और हैदराबाद के हलके में किसी तरह की कोई सियासी सरगर्मियां नहीं है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता बार इस हलके से बीजेपी के उम्मीदवार बी रामचंद्र राव ने कामयाबी हासिल की थी। इस बार भी टीआरएस के लिए हालात साजगार नहीं है। पीआरसी को सरकारी मुलाजिमीन में बरहमी है, बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमत नहीं मिली है और बेरोजगारी भत्ता देने के वादे को पूरा नहीं किया गया है। इन वजूहात की वजह से टीआरएस मुकाबले से दूर रहने का फैसला शायद कर रही है। ताहम इस सिलसिले में अभी तक सरकारी तौर पर ऐलान नहीं किया गया। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा है कि ग्रेजुएट काउंसिल इंतखाबात के 2 हलकों में बीजेपी की कामयाबी यकीनी है। खैरताबाद असेंबली हलके के इजलास में शिरकत के मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद काउंसिल की निशिस्त बीजेपी की है, बीजेपी की ही रहेगी। टीआरएस पार्टी का हकीकी चेहरा आवाम के समझ में आ चुका है। उन्होंने कहा कि मजलिस के साथ मुफाहमत न होने का ऐलान करते हुए उसी मजलिस के साथ मिलकर मेयर का ओहदा टीआरएस ने हासिल किया। इस गैर अखलाकी इत्तेहाद को आवाम के सामने लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लिए जान देने वालों को तकलीफ देने का काम केसीआर कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी पार्लमेंट అయిపోయాడు మళ్ళీ మేము జవాబు చెప్పాలంటే వెంటనే చెప్పేసి పరిగెత్తిపోయింది బయటికి లేడు పార్లమెంట్ అబద్ధాలు ప్రచారం చేయడం వాస్తవాలు వక్రీకరించడం ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఎంఐఎం పార్టీకి మాత్రమే తెలుసు హైదరాబాద్ ను మరో యూటీ చేసేటువంటి అభిప్రాయం ఆలోచన కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లేదు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం హైదరాబాద్ నగరాన్ని కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కానీ దేశాన్ని కానీ అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి చేయబోతున్నామని ఈ సందర్భంగా మనవిస్తున్నాను నేను 7 సంవత్సరాలుగా ఈరోజు కేసీఆర్ గారిని అడుగుతాను హైదరాబాద్ లో మీరు చేసిన పని ఏందో చెప్పండి ముఖ్యమంత్రి గారిని కేసీఆర్ గారిని ముఖ్యమంత్రి సీట్లో కూర్చుండబెడితే ఈ ముఖ్యమంత్రి పదవి నా ఎడమకాలి చెప్పుతో సమానం అంట ఇది తెలంగాణ ప్రజలను భారత రాజ్యాంగాన్ని పవిత్రమైనటువంటి ఓటు హక్కును ఇది అవమానం చేయడం కదా ఈరోజు కేసీఆర్ గారిని తెలంగాణ ప్రజలు అడగాల్సిన అవసరం ఉంది ఇంత అహంకారపూరితంగా ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుతున్నటువంటి పరిస్థితిని తెలంగాణ ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను ఏ విషయంలో
మీరు మేలో చెప్పాలి. ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు, ఉన్నటువంటి ఉద్యోగాల జీతాలు పెంచలేదు. హైదరాబాద్ ఏ రకంగా ఉంది? టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో రాకముందు वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा है कि रियासत के हर घर में हुकूमत के फलाही स्कीमात पहुंच रहे हैं और टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी से समाज का हर तबका खुश है। उन्होंने आज मेदक में टीआरएस पार्टी की रुकने साजी मुहिम में हिस्सा लेते हुए मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि टीआरएस के कायदीन और कारकुनों की जद्दोजहद और तहरीकों से ही नई रियासत की तश्कील अमल में आई है। तेलंगाना तहरीक के दौरान मेदक जेल में 3 दिन गुजारने पड़े। उन्होंने कहा कि टीआरएस के कारकुन सिर्फ पार्टी कारकुन नहीं, वो जहदकार भी हैं। कौमी जमातें, बीजेपी और कांग्रेस में काम करने वाले कायदीन दिल्ली के गुलाम बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लिए टीआरएस ने 48 घंटे ट्रेनों को रोक दिया था, जो मुल्क की एक तारीख है। ऐसी तारीख रखने वाले टीआरएस के कारकुनों को पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की जरूरत है। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस के कायदीन किसानों के नाम पर यात्रा कर रहे हैं, जबकि तेलंगाना में किसान काफी खुश हैं। उन्हें हर साल फी एकड़ 10,000 रुपए की माली इमदाद फराहम की जा रही है और 24 घंटे मुफ्त बरखी सरबराह हो रही है। महबूबनगर से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजदूरी के लिए रवाना होने वाले किसान तेलंगाना हुकूमत के फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर दोबारा अपने आबाई वतन वापस हो रहे हैं। इस तकरीब में अरकान असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी, मदन रेड्डी और रुकने पार्लियामेंट कोत्ता प्रभाकर रेड्डी भी मौजूद थे। మనది 20 ఏళ్ల పార్టీ 2001లో ప్రారంభమైన మన ప్రస్థానం 20 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకునే సందర్భంగా సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. దయచేసి మీరందరూ కూడా సీరియస్గా తీసుకొని 10-15 రోజుల్లోగా సభ్యత్వం మొత్తం కూడా పూర్తి చేసి పార్టీకి సబ్మిట్ చేయాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. తీసుకుపోయి మన వారమైనా చేద్దాం, డేట్ గరికొచ్చింగా చేద్దామని కాకుండా వెంటనే రేపటి నుంచే ఈ సభ్యత్వ నమోదు ప్రారంభించారు. క్రియాశీల సభ్యత్వం 100 రూపాయలు ఉంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీలకు 50 రూపాయలు మాత్రమే. సాధారణ సభ్యత్వం అందరికీ 30 రూపాయలు. ఇన్సూరెన్స్ మాత్రం సాధారణమైన క్రియాశీల సభ్యత్వమైన అందరికీ 2 లక్షల రూపాయల ఇన్సూరెన్స్ వర్తిస్తుంది. కార్యకర్తలతో నా మనం ఏంటంటే దయచేసి ప్రజల దగ్గర నుంచి సభ్యత్వం డబ్బు తీసుకోండి. మీకు ప్రేమ ఉన్నా మీరు కట్టదు. ఎందుకంటే 30 రూపాయలు జేబుల్లో నుంచి ఇస్తే ఇది నా పార్టీ, నేను పార్టీ సభ్యుడిని అని చెప్పి వాళ్ళు పార్టీని ఓన్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల ఇక ఇవ్వకుండా ఎవరున్నారు? ఆసరా పెన్షన్ తీసుకునే అవ్వ కానీ, బీడీ కార్మికురాలు 2016 రూపాయల పెన్షన్ తీసుకున్న చెల్లె కానీ, ఇవాళ వితంతువులు కానీ, వికలాంగులు కానీ, రైతు బంధు తీసుకున్న రైతన్న కానీ, కళ్యాణ లక్ష్మి తీసుకున్న ఏ చెల్లె కానీ ఇవాళ టీఆర్ఎస్ పార్టీ సభ్యత్వం అంటే చాలా సంతోషంగా, ఆనందంగా 30 రూపాయల నుంచి తీసుకుంటారు. కాదు, మనది 20 ఏళ్ల। वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने साबिक सीएलपी लीडर जाना रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नागार्जुना सागर हल्के के अवाम उनकी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। गुज़िश्ता 35 वर्षों के दौरान जाना रेड्डी ने अपने हल्के में किस तरह के तरक्याती कामों को अंजाम दिया, इस बात से भी वहाँ के अवाम वाकिफियत रखते हैं। उन्होंने जाना रेड्डी को चैलेंज किया कि वो कांग्रेस के 35 साला दौर और टीआरएस के 7 साला दौर में नागार्जुना सागर में हुई तरक्की पर मुबाहिस के लिए आगे आए। नागार्जुना सागर के हालिया में टीआरएस की रुकने साजी मुहिम से खिताब करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि 2018 के इंतखाबात में जाना रेड्डी को यहाँ की आवाम ने घर में बिठा दिया। अब आने वाले ज़मनी इंतखाब में भी आवाम यही नतायज को दोहराएंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दौर में नलगुंडा ज़िला नज़रअंदाज कर दिया गया था। फ्लोराइड के पानी से मुतासरा इस ज़िले को शफाफ पीने का पानी सरबराह करने में जाना रेड्डी और कांग्रेस के दीगर अहम कायदीन नाकाम हो गए। उन्होंने कहा कि जाना रेड्डी तवील अरसे तक रियासती काबीना में थे, लेकिन उन्होंने नलगुंडा ज़िला ही नहीं बल्कि अपने हल्के नागार्जुना सागर की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। आलू की बड़े पैमाने पर काश्त की जरूरत को उजागर करते हुए तेलंगाना के वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि इसके जरिए किसान बेहतर मुनाफा हासिल कर सकते हैं। वजीर मौसूफ ने वनपर्ती जिले में अपनी
खुद की ज़रई अराजी पर आलू की काश्त की। तजुर्बाती बुनियाद पर 1/4 एकड़ पर उन्होंने उसकी काश्त की। वज़ीर मौसूफ ने आलू की मियारी और बेहतर पैदावार पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मार्केट में आलू की तलब ज़्यादा है और हमारी ज़मीन और माहौल आलू की पैदावार के लिए मौजू हैं। मार्केट में उसकी मुसलसिल तलब की वजह से उसकी कीमत साल भर मुस्तहकम रहती है। किसान फी एकड़ में 100 से 120 कुंटल आलू की पैदावार कर सकते हैं। साल भर में फी कुंटल मियार के लिहाज से आलू की कीमत 1000 रुपये तक 1200 रुपये के दरमियान होती है। उन्होंने कहा कि किसान आलू की पैदावार के लिए लगाए गए रकम पर फी एकड़ 1 लाख रुपए तक मुनाफा हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि आलू की पैदावार उमूमन जनूबी हिंद की रियासतों में नहीं होती, हम इसकी सप्लाई के लिए शुमाली हिंद की रियासतों पर मुनहसर होते हैं। 1 एकड़ अराजी पर आलू की पैदावार के लिए 45,000 रुपये दरकार होते हैं। टीआरएस के रुकने राज्यसभा संतोष कुमार ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर 17 फरवरी को 1 घंटे में 1 करोड़ पौधे लगाने का प्रोग्राम मुकर्रर किया गया। उन्होंने कहा कि वो पहले ही रियासत में पौधे लगाने के लिए ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्राम को शुरू किए थे। ये प्रोग्राम न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क भर में काफ़ी मकबूल हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 16 और 17 फरवरी को शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचने वाले मुसाफिरीन को मेडिसिन प्लांट ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्राम के तहत दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रियासत भर में इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए क़ब्ल-अज़ीम टीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने पार्टी कैडर को 1 घंटे में 1 करोड़ पौधा लगाने के प्रोग्राम में शिरकत की अपील की थी। जबकि स्पीकर असेंबली श्रीनिवास रेड्डी, काउंसिल के चेयरमैन सुखेंद्र रेड्डी के अलावा रियासती वुज़रा, टीआरएस के अरकान मुखन्ना, मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों के सुदूर नशीन, टीआरएस के रियासती सतह से लेकर दही सतह के कायदीन और कारकुनों को इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की गई है। ग्रेजुएट ज़मरे के काउंसिल हलकों के इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। गांधी भवन में पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी की सदारत में अरकान पार्लियामेंट, अरकान मुखन्ना, साबिक पीसीसी मंडल कांग्रेस सुदूर ने शिरकत की। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने समाजी इंसाफ को बरकरार रखते हुए उम्मीदवारों का ऐलान किया है। नलगुंडा, वरंगल और खम्मम से रामलू नायक को टिकट दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की कामयाबी यकीनी है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि इन 3 अजला के कायदीन इस इंतखाब में मुत्तहिद होकर काम करें। उन्होंने कहा कि इन इंतखाबात में कांग्रेस को कामयाब करने की जिम्मेदारी तेलंगाना समाज की है। तमाम फिरकों के साथ टीआरएस हुकूमत में नाइंसाफी हुई है। फिटमेंट पर टीआरसी की सिफारिश देने पर शर्म तक महसूस नहीं की और हाउस रेंट के अलाउंस को कम कर दिया। उन्होंने कहा कि नौजवानों को टीआरएस पार्टी ने धोखा दिया है। रियासत में 1,91,000 खाली जायदादें मौजूद हैं, लेकिन मुलाजिमतें नहीं दी गई हैं। कांग्रेस के रुकने काउंसिल जीवन रेड्डी ने कहा है कि 30 महीने हो चुके हैं हुकूमत मुलाजिमीन के साथ नए खेल खेल रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर फिटमेंट का ऐलान नहीं किया जाएगा तो काउंसिल के इंतखाबात में वोट मांगने का हक टीआरएस को नहीं है। को नजर में रखते हुए हर 5 साल को ये सरकारी मुलाजिमों का तनख्वाह रेगुलराइज करना हुकूमत की जिम्मेदार बनती। हर 5 साल समझो ये 5 साल में पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस की कीमत बढ़े, जो खाने चीजों की कीमतें बढ़े, घर का किराए का कीमत बढ़े, कपड़ों की कीमत बढ़े, बच्चों की पढ़ाई का कीमत बढ़े, या मेडिकल एक्सपेंसेस से बढ़ गए, तो इसको नजर में रखते हुए हर 5 साल को सरकारी मुलाजिमों का तनख्वाह रेगुलराइज करना है। ये मई 2018 को गैस और पीआरसी की वक्त खत्म हुआ। अब 2.5 साल गुजर गए साहब। ये 2.5 साल से नया पीआरसी फिटमेंट कायम नहीं करे, कम से कम इंटीरियम रिलीफ वो भी नहीं दे सके। वही अपना बगल का स्टेट जो है वहां पे 27% अमल हो रहे हैं इंटीरियम रिलीफ, यानी तो अब तक नहीं। विश्वास कंपनी के दाले साहब बोले कीमत बढ़ के समझ रहे, कीमत कम हो रहे बोल के समझ रहे, पता नहीं साहब। 7.5 सिफारिश करते जी
देख देख के 7.5, मैं तो समझता हूं वज्रयाला को 7.5 शुरू हुआ था। ये 7.5 सिफारिश से वज्रयाला को 7.5 शुरू हुआ। अब ये पीआरसी जो है इमीडिएट 45%, 45% अमल करे जैसा फिटमेंट ऐलान करना हुकूमत की जिम्मेदारी बल्कि डिमांड कर रहा हूं। अगर वो लागू नहीं कर सके तो तुमको सरकारी मुलाजिमों को समझो, ये पढ़े लिखे सो ग्रेजुएट्स को समझो। दुनिया भर में कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद का आंकड़ा आज 10 करोड़ 91 लाख के पार हो गया, जबकि 24 लाख 6 हजार से ज्यादा लोग इस वबा से मारे जा चुके हैं। हिंदुस्तान में कोविड मुतासिरीन का आंकड़ा 1 करोड़ 9 लाख 4 हजार 940 हो गया, जबकि महलूकीन की तादाद 1 लाख 55 हजार 642 हो गई। तेलंगाना में कोविड-19 मुतासिरीन की तादाद 2 लाख 96 हजार 574 हो गई और अब तक 1616 अफराद मारे जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में तेलंगाना में 146 नए मामला सामने आए और 2 अफराद की मौत हुई। फिलहाल रियासत में 1748 मरीजों का इलाज चल रहा है। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ के वालिद वी नारायण गौड़ की इतवार के दिन यशोदा हॉस्पिटल में मौत हो गई। कुछ दिनों से वो अलील थे। इंतकाल की खबर मिलते ही रियासती काबिनी वुज़रा, रुकने काउंसिल कविता, रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा सरकारी मुलाजिमीन की तंजीमों के कायदीन ने यशोदा हॉस्पिटल पहुंचकर श्रीनिवास गौड़ को पुरसा दिया। टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर, असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और दीगर कायदीन ने फोन पर श्रीनिवास गौड़ से बातचीत करते हुए अपने गहरे दुख का इजहार किया। जापान के फुकुशिमा सूबे में इतवार के रोज लगातार दूसरे दिन जलजले के तेज झटके महसूस किए गए। मेट्रोलॉजिकल एजेंसी के मुताबिक इसकी शिद्दत 5.2 रही। एजेंसी ने बताया कि शाम करीब 4:15 बजे जलजला आया। इसका एपिसेंटर जमीन से 50 किलोमीटर गहराई में था। जलजले के बाद सुनामी का अलर्ट जारी नहीं किया गया। फुकुशिमा में हफ्ते की रात भी 7.3 की शिद्दत का जलजला आया था। इसमें 140 लोग जख्मी हुए थे। इसके झटके टोक्यो तक महसूस किए गए थे। चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी कासुनोबे कातो ने बताया कि इस जबरदस्त जलजले की वजह से मुल्क के 9.5 लाख घरों की बिजली सप्लाई बंद हो गई थी। जलजले के बाद जापानी हुकूमत ने वजीर आजम जो पीएमओ होता है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की एक टास्क फोर्स बनाई है। वजीर आजम योशिहिदे सुगा ने अफसरों से कहा है कि वो नुकसान का जल्द सर्वे करें। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।